देखिए तो सिर्फ ये लोकोक्ति नहीं है, ये हमारे बिहार में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो अपनी लोकल भाषा है। और आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताइए तो आपकी आवाज़ आपको। नीता मिश्रा। नीता मिश्रा, अच्छा आज पहली बार आप जुड़े हैं? नहीं, इसके पहले भी जुड़ रहे थे बट मेरा ऐप खराब हो गया था तो फिर वो आवाज ही नहीं जा रही थी इधर से। ओके ओके ओके, क्योंकि मैं चेहरा तो किसी का देख नहीं रहा हूँ, बस आप लोग की आवाज़ से हम पकड़ते हैं कि कौन विद्यार्थी कंटिन्यू है कौन नए है। ओके, आपकी आवाज़ पहली बार आ रही है। इस वजह से हम। हाँ जी, फिर आपका ऐप खराब हो गया? आपकी ऐप में प्रॉब्लम फिर से आ गई है। छूछ भात, देखिए ये छूछ का मतलब होता है सिर्फ। सिर्फ क्या? तो सिर्फ भात। कहने का सेंस ये है कि भात, गरीबी है तो सिर्फ भात खाएंगे, भात के साथ सब्जी नहीं होगी, दाल नहीं होगी, है ना, चटनी अचार ये सब भी नहीं होगी। लेकिन गरीब है तो क्या करेगा? वो सिर्फ भात खाएगा। गरीबी है, या फिर कोई गरीब नहीं भी है तो उसका केयर टेकर जो है, देखभाल करने वाला है, उसको सही से उसकी देख रेख नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे? वो खाने का जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम है, जो रेसिपी है उसके साथ में, सिर्फ भात के साथ में और क्या क्या खाना चाहिए ताकि खाना रोचक हो जाए और लोग दिल से खाना पसंद करें, ताकि उसे उसकी तबीयत को, उसके स्वास्थ्य को थोड़ा लाभ भी पहुंचे। लेकिन क्या होगा अगर केयर टेकर लापरवाह है तो क्या होगा? वो उसके खाने पे ध्यान नहीं रखेगा तो क्या खिलाएगा? सिर्फ भात खिलाएगा, सिर्फ रोटी खिलाएगा, सूखी रोटी, है ना। हो सकता है रोटी में ज़्यादा गुस्सा है तो नमक दे देगा, नमक को अपने भाषा में बोलिए तो नून रोटी, ठीक है। इसी सब यही व्यंजन उसके पास परोसा जाएगा खाने के लिए कि आप यही खाइए। उसको तरह तरह की उन लोगों को, उन्हें तरह तरह की जो खाने के जो रेसिपी है वो उनको नहीं दी जाएगी। और ऐसा करने का मतलब ये हुआ कि उनका ध्यान, उनका ख्याल कोई रख नहीं रहा है। मरले पे, जियत पे मतलब यहाँ पे बताते हैं जीवित, जीवित जीवित रहने पे। जियत पे मतलब जीवित रहने पे, ठीक है। मरले पे यानी कि मरने के, मरले मतलब मरने के बाद, मृत्यु पश्चात, बाद या पश्चात, ठीक है। दूध भात, कहने का सेंस ये हो गया, दूध भात एक का एक प्रतीक है, मतलब अच्छा खाना। दूध भात का मतलब हो गया अच्छा व्यंजन, है ना, अच्छा व्यंजन, लजीज व्यंजन, लजीज व्यंजन, ठीक है। तो इसका सेंस जो हम लोग शब्दार्थ में देख रहे हैं, जियत पर छूछ भात, मरले पर दूध भात, कहने का ये तात्पर्य है कि व्यक्ति अगर जिंदा हो तो उसके साथ वो व्यवहार, वो बिहेव लोग नहीं करते हैं जैसा कि वो डिजर्व करता है। और मरने के बाद लोग उसी व्यक्ति के संदर्भ में, उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियाँ गढ़ते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं कि वो ऐसे थे, वैसे थे। कई तरह के पाखंड चलता है, कर्मकांड चलता है। जिंदगी में उनको स्वर्ग नसीब नहीं हुआ, मतलब कि कहते हैं ना कि स्वर्ग यहीं पे है, नर्क भी यहीं पे है। अगर आप सब कुछ आपका दिन अच्छा है तो वो स्वर्ग है, अगर दिन आपका खराब गुजर रहा है तो वही नर्क है। मरने के बाद क्या होता है वो तो किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उनको स्वर्ग में पहुंचाने का तांडव चलता है, पाखंड चलता है। और सारी प्रक्रियाएं जो श्राद्ध कर्म है हिंदू धर्म में या सब धर्म में, कुछ न कुछ रीति रिवाज है कि किस तरीके से उनको अंतिम मोक्ष दिया जाएगा। वो सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है और लोग उनको स्वर्ग में पहुंचाने की पूरी ठेकेदारी ले रखे होते हैं कि
उस स्वर्ग में हम उनको भेज रहे हैं। ऐसा दिखावा करते हैं कि वो सबसे बड़ा शुभचिंतक वही है। ठीक है, घर में इसका एग्जाम्पल आप लीजिए। आपके घर में कोई बुजुर्ग है या अपने आस पड़ोस में देखिए, आपके घर में अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तो आप अपने आस पड़ोस में, अपने गली मोहल्ले में देखिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी जीवित है, माना कि वो ओल्ड एज में है, वृद्ध है, पूरी ज़िंदगी कमाकर पूरे परिवार को चलाया, पूरे परिवार को का भरण पोषण उन्होंने किया, आज उनका शरीर वृद्धावस्था में है, तो उनको देखने वाला उनके परिवार के लोग ही उनके प्रति लापरवाह है, केयरलेस है। और वो जो डिजर्व करते हैं, उनको जो मानवता, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के तहत उन्हें जो मिलना चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा बिस्तर, साफ कपड़ा, व्यवहार, मित्रवत व्यवहार, प्यार, दुलार, स्नेह, अगर वो नहीं मिल रहा है तो ये समाज की कुरूपता है, ये समाज की कमी है, और ये अपनी सभ्यता, संस्कृति की मानसिकता को ये व्यवहार प्रदर्शित करता है। किसी भी समाज में हो, अगर स्वस्थ समाज है तो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको उस ढंग से, एक जैसे कि बोला जाता है ना कि एक वृक्ष, बट वृक्ष, मान लीजिए बट वृक्ष जो बरगद का पेड़ है, वो पेड़ कहा जाता है कि वो तो ऑक्सीजन देता ही है, इतनी मात्रा में देता है, इतनी मात्रा में देता है कि शायद पृथ्वी पे पीपल और कोई पेड़ है उसके पैरेलल तुलना में कर सकते हैं, नहीं तो और कोई पेड़ नहीं। तो ऑक्सीजन तो देता ही है, साथ साथ वो छाया इस तरह से देता है कि वहाँ पे पूरा एक मोहल्ला में अगर वो पेड़ है तो उसके छाया में पूरे मोहल्ले के लोग गर्मी में बैठ के उस ठंडा का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो वृद्ध व्यक्ति आपके घर में है, आपके समाज में है, देश में है, दुनिया में है, कहीं भी है, तो उनका अनुभव बहुत काम आता है। अगर समाज में उनका अनुभव लोग लेकर सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो समाज को पढ़ाते हैं, अपने घर में बच्चों को पढ़ाते हैं, बताते हैं कि हमने जो गलतियां की है तुम ना करना, हमने सफलता कैसे पाई है, दुख सुख सबको झेलने की जो एक शक्ति, सहन शक्ति, सहनशीलता जो मिलती है वो हमारे बुजुर्गों से जरूर मिलती है। आजकल ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट थोड़ा धीमा पड़ गया, टूटने लगा है। लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और भौतिकवादी दुनिया, ये जो आपाधापी है जिंदगी की, जो भाग दौड़ है, रेस है, जिसमें एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ मची हुई है, इसमें व्यक्ति क्या है, चाहता है कि बस सेल्फ सेंटर्ड, उसका जो अपनापन का दायरा है वो बहुत सीमित हो गया है। इससे अच्छा ये आज के परिवेश में अपनापन का दायरा सीमित क्या हो गया, सीमित हो गया। सेल्फ सेंटर्ड, लोग अपने परिवार तक ही अपना समझते हैं, अपने परिवार को ही एक सर्किल मानते हैं, और उसमें जो लोग हैं उसी का ख्याल रखते हैं। बाकी इर्द गिर्द सोसाइटी में, समाज में कोई भी है, उनसे मतलब उनको नहीं है। अगर उनको लाभ है तो उनसे संबंध रखेंगे, अन्यथा लाभ नहीं है कोई संबंध नहीं रहेगा। ये हमारे समाज की हकीकत है। तो ये लोकोक्ति जो है, ये देश, दुनिया और सोसाइटी के बारे में एक सच्चाई को उजागर करती हुई प्रतीत हो रही है। और इसी पे हम लोग एक एक उदाहरण देकर इस लोकोक्ति को एक्सप्लेनेशन, या कहे तो उसको एक्सपेंशन या पल्लवन, जैसे पल्लवन हम कई बार हम चर्चा करते, बार बार पल्लवन करना है मुझे, इसका एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन करना है। और एक्सपेंशन किसका उल्टा है, संक्षेपण का उल्टा है। ठीक है, जब इसका पल्लवन कर देंगे, जैसे कहते हैं पुष्पित पल्लवित, कोई प्लांट है वो पल्लवित, पुष्पित पल्लवित हो रहा है, मतलब कि उसमें चारों तरफ से हरियाली उसमें आ रही है, उसके पत्ते एकदम स्वस्थ है, उसमें कलियां खिल रही है, फूल खिल रहा है, रंग बिरंगे फूल लग रहे हैं, उस पर भंवरे चारों तरफ से मंडरा रहे हैं, तो कहेंगे ये पौधा जो है पुष्पित पल्लवित हो रहा है। मतलब बीज जो हम डाले थे जमीन के अंदर, वो बीज में सारी शक्तियां भरी हुई थी, उसी में सुगंध थी,
उसी में रंग थे, उसी में खाने का जो ऊर्जा का जो पदार्थ है, स्टार्च या जो भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, जो भी हो, उसमें पैक था। उस बीज को जब हम मिट्टी में डालते हैं तो वो बीज क्या होता है, पुष्पित पल्वित माने बड़ा होकर अपना असली रूप धारण करता है, जिसमें सब कुछ हमें देखने को मिलता है। उसी का आनंद लेते हैं, भोजन करते हैं, फूल की खुशबू लेते हैं, कई जगह पे फूल का प्रयोग करते हैं। तो कहने का सेंस है, ये जो लोकोक्ति है, इसी तरह से ये एक बीज आपको दिख रहा है, एक बीज है ये। इसी बीज को हमें आज पेड़ बना देना है। यही है पुष्पित पल्लवित पल्लवन करना, एक्सपेंशन। जब हम इसी को ब्रॉड विस्तार हम दे देंगे तो वही मेरा निबंध हो जाएगा, वही ऐसे हो जाएगा। और इसके लिए हमें चिंतन मनन थिंकिंग करना पड़ेगा और देखना होगा कि कहाँ कहाँ इसके दायरे जुड़े हुए हैं, समाज में क्या क्या किस तरीके से लोगों का बिहेव है, शुरुआत में और अंत में माँ बाप की उपेक्षा और अपेक्षा किस तरह से लोग करते हैं, उसको लेकर हम लोग कहानी आज इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कोई ऑनलाइन तो नहीं लग रहे हैं मुझे, जब आप होंगे भी तो आवाज़ नहीं आ रही है। इसमें बुजुर्ग, अब उदाहरण लीजिए अपने समाज में, बुजुर्ग में कौन हो सकते हैं, माना कि पिताजी अगर हैं, कोई व्यक्ति है, उनके पिताजी वृद्ध है, माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी, ठीक है। तो ये है एक वट वृक्ष की तरह, जो हमें अपने जीवन का अनुभव तो देते ही हैं, साथ साथ जिंदगी में संघर्ष में कठिनाइयों में लड़ने का हुनर भी सिखाते हैं ये लोग। और इन्हें जो प्यार दुलार स्नेह होना चाहिए, मिलना चाहिए था, समाज में वो नहीं मिलता है इनको। और वह व्यक्ति जीवित रहते इनके आदर सत्कार में अगर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट किया है, समस्या खड़ा किया है, या खुद उससे महरूम रह गया माता पिता के आदर सत्कार में, तो बाद में क्या करेंगे ऐसे लोग, मरने के बाद में वो तांडव करेंगे, दिखाएंगे, आडंबर करेंगे कई तरह के। इनके इनको टाइम पे खाना देना चाहिए था, इनको टाइम पे पानी देना चाहिए था, इनको टाइम पे इनकी दवा देनी चाहिए थी, लेकिन समय पर ये सब तो नहीं हुआ जिंदा में। जिंदगी रहते हुए इनको इन सब बातों का ख्याल नहीं रखा गया, इनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया गया, मीठे शब्द इनके साथ नहीं बोले जाते हैं। अगर स्नेह लार प्यार दुलार, बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा है, अगर बुढ़ापा है ये क्या है, दूसरा बचपन है। एक बचपन हम गुजर गए हैं, जवान हुए, जवान के बाद में प्रौढ़ावस्था में वृद्धावस्था, ये क्या है, दूसरा बचपन है। बच्चों को जिस तरीके से आप बच्चे थे, हम बच्चे थे, उन्होंने हमारा केयर किया, हमारी देखभाल की उन्होंने, तो आज समय आ चुका है जब आपके माता पिता, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अगर वृद्ध होते हैं तो उसी तरह से उनको समझा जाइए बच्चे हैं, और उस तरीके से ही उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनका व्यवहार उनके साथ में उसी आदर और सत्कार से होना चाहिए। तो उनको ये ना फील हो कि अंत में मेरे साथ में ये क्या दुर्गति हो गई। अगर इस तरीके से नहीं हो पाता है तो शेक्सपियर की एक नाटक है जो कॉमेडियन नाटक कहा जाता है, उसको ऑल्स वेल दैट्स इट्स वेल। कहने का मतलब है अंत भला तो सब भला। अंत में ही इनके साथ में अगर मित्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक व्यवहार नहीं होता है तो इनकी जिंदगी सारी कुछ उनको लगेगा कि सब हमने मिट्टी में मिला दिया। तो शेक्सपियर के इस कथन को लोगों को याद रखना चाहिए, ऑल्स वेल दैट इट्स वेल, अंत भला तो सब भला। विलियम शेक्सपियर का ये लाइन आप लिख लीजिए। विलियम शेक्सपियर का बहुत फेमस नाटक है, उसका हेडिंग है नाटक का यही, ऑल्स वेल दैट्स इट्स वेल। और उसमें बताते हैं अंत भला तो सब भला। सबकी अपेक्षा होती है कि हमारा अंत बहुत अच्छे से गुजरे, और अंत अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर वो उसकी बददुआएं
और अपने आप को अपने व्यक्तित्व को भी आप वो फिर वो खुश नहीं रह पाएंगे, अपने आप को खुश नहीं कर पाएंगे। आप समाज में कितना भी सर उठा के चल लें, आपको अंदर ही अंदर ग्लानि महसूस होगी। ठीक है, तो ये लोकोक्ति हमारे समाज की कहानी को प्रस्तुत करती है, हमारे समाज का ये दर्पण का एक काम कर रही है। अगर सोसाइटी में इस तरीके से लोग कर रहे हैं, इस तरीके से दिखावा कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, समाज में अच्छा नहीं माना जाएगा, किसी को नहीं माना जाएगा। एक दिन हमें भी तो, आपको भी तो बुढ़ा होना है, इस पीढ़ी से, इस उम्र से सबको गुजरना है। तो अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो आप फिर अच्छे अपने साथ होने का भी ख्याल नहीं रख सकते। कैसे रखेंगे, अधिकार ही नहीं। आजकल न्यूज़पेपर में, समाचार में हमेशा देखते हैं कि शेल्टर होम, क्या बोलते हैं इसको, वृद्धाश्रम, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। लोग अपने माँ बाप को, जिस दिन ये कमाऊ थे, जिस दिन ये कमाते थे, उस दिन तो बहुत इनकी ये सब का पालन पोषण कर दिए, लेकिन आज इनका बॉडी थक गया है और हर व्यक्ति एक न एक दिन इस उम्र में तो जाएगा ही जाएगा। तो कुछ ऐसे अवसरवादी बच्चे होते हैं, वो क्या करेंगे, अपने माँ बाप को त्याग कर देते हैं। त्याग करके, एक बीवी है, एक दो बच्चे हैं और छोड़ के चल दिए, माता पिता घर पे परेशान, और वृद्धाश्रम में मजबूर हैं कि वो अब कहाँ रहेंगे, अब घर पे कौन देखने आएगा, उनकी संतान खुद नहीं देख रही है तो दूसरा कोई देखने आएगा, कब तक देखेगा। वृद्धाश्रम की संख्या, शेल्टर होम की संख्या समाज में बढ़ जाना क्या है, ये चिंता की बात है। हमारे सोसाइटी के लिए ये शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो आज हो रहा है। आज के भौतिकवादी परिवेश में हमें इसका उदाहरण हर जगह देखने को मिल रहा है कि शहरों में खासकर शेल्टर होम, वृद्धाश्रम, लोग इतने पैसे, इतने उनके पास प्रॉपर्टी है, इतने धन दौलत है, फिर भी वो शेल्टर होम में रहने के मजबूर, क्योंकि पैसा से सब कुछ होगा नहीं ना, इनको देखने वाला कोई होना भी तो चाहिए। खुद तो कुछ कर नहीं पाएंगे ये, और कोई केयर टेकर जो उनका बच्चा है वो छोड़ के उनका चला गया। तो ये समाज में इसकी उदाहरण दीजिए और आप इस लोकोक्ति को पुष्ट करेंगे कि हाँ, ये जो कह रहा है, ये लोकोक्ति में कहा जा रहा है कि जियत पे छूछ भात, अब मरले पर दूध भात। जीना, जब आदमी जिंदा था उसके साथ में जानवरों की तरह सलूक हुआ, और जब मर गया तो उसके लिए मंदिर बनवा दिए। आजकल तो देखते हैं माँ बाप मरने के बाद में लोग मंदिर भी बनवा रहे हैं। हम कई जगह देखे हैं, माता पिता मर गए हैं तो वो मंदिर बनवा रहे हैं। आज जिंदगी में जब जीवित थे तो ऐसा लगता था कि उनकी कोई संतानें नहीं है, उनके कोई बच्चे ही नहीं, और आज उनके गांव में जाएंगे तो उनके लड़के मंदिर बनवाए हैं जिसमें उनकी लाखों की मूर्तियां लगी हुई है, एक संगमरमर की एक मूर्ति लगी हुई है। वही पैसा उनके खाने पीने पे, रहने पे खर्च नहीं किया गया। आज वो सोसाइटी में वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने माँ बाप का बहुत बड़ा शुभचिंतक थे, एक अच्छी संतान हम थे, अच्छी औलाद थे, सुपुत्र थे, जबकि वो सुपुत्र नहीं, वो कुपुत्र है। तो हमारे समाज की समस्या को, हकीकत को ये लोकोक्ति इंगित करती है। तो ये लोकोक्ति ही नहीं, ये हमारे लिए जीने का एक तरीका भी सिखाती है ये लोकोक्ति। इस पे हम निबंध अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, समय पे उनको खाना नहीं दिया जाता था, लेकिन उनके मरने के बाद में श्राद्ध कम एकदम समय पे होगा। 13 दिन तेरहा होता है, हिंदू धर्म में 13 दिन का कार्यक्रम होता है। तो 13 दिन में पहला दिन क्या होगा, दूसरा दिन क्या होगा, तीसरा दिन, सारा काम फिक्स है। पंडित आएंगे, सारा विधि विधान के साथ में पूरा कार्यक्रम होगा। तो सब कुछ विधि विधान में वहाँ पे बताया गया कि इस तरह से होगा, तो उसको पूरा फॉलो किया जाएगा कि कल ये है, ये सामग्री चाहिए, पूरी सामग्री की व्यवस्था हो जाएगी। उस टाइम पे कार्यक्रम शुरू भी हो जाएगा, सारा कुछ एकदम समयबद्ध हो जाएगा। जिस दिन नाखून, बाल, 9 केस, श्राद्ध कर्म, फलाना क्या होता है वो तेरहा करना उसी दिन होगा। लेकिन जिंदा थे तो शाम के टाइम में उनको, अगर वो मांग रहे हैं कि मुझे अभी गर्म पानी चाहिए, रात को मांग रहे हैं गर्म पानी चाहिए, ठंडी का टाइम है, कौन देगा? बोला नहीं, पी ली, ठंडा ही पी लीजिए।
उनको टाइम पे दवा देना था, दवा नहीं दिए। सुबह को दवा देना था, शाम को दवा देना था, उस टाइम पे दवा नहीं दिए। इसी वजह से वो दुनिया से चल बसे। कभी कभी तो उनके नाम पे चबूतरा बन जाता है, मंदिर जैसा बना दिया जाता है, मछली बना दिया जाता है। राइट, बिल्कुल वही हम अभी चर्चा कर रहे थे। जैसे भगवान बुद्ध को उनको देख लीजिए, जब वो जीवित थे तो सब पत्थर मार रहे थे, हम चले गए तो फिर भगवान बन के एकदम में से देश विदेश सब जगह उनकी मूर्ति बन के उनकी पूजा होने लगी। वो महात्मा बुद्ध थोड़ी चाहते थे। मूर्ति पूजा होने लगी। हाँ, तो व्यक्ति फिर उसी आडंबर में घुस गया, है ना, उसी दिखावा, समाज का काम में दिखावा, दिखाकर आडंबर से पाखंड। तो इसमें लोगों को काफी विश्वास है और ये लोग करना खूब पसंद करते हैं और सोचते हैं कि हमारी जितने भी हम गलती किए हैं अपने माता पिता के बड़े बुजुर्गों के साथ में, जो वो डिजर्व करते थे, उस तरह से उनको हम प्रोवाइड नहीं किए, तो अब चलो इस काम पे ये सब करके अच्छा भोज करेंगे। जब वो जिंदा थे तो उनको खाने के लिए सूखी सूखी रोटी मिलती थी, रोटी के साथ ना दूध मिलता था ना उनको सब्जी मिलती थी, मिलती भी थी तो थोड़ी सी मिलती थी, है ना, कभी दूध उनको नसीब नहीं हुआ। अब मरने के बाद में भोज होगा, भोज में 25 आइटम रहेगा। अब कहेंगे एकदम वो स्वर्ग में चले गए। पंडित जी बोल भी देंगे कि अब स्वर्ग में आपके पिताजी चले गए, स्वर्ग की कुर्सी एक हम उनको दिलवा दिए, बेड आराम से सोए हुए उसका, ठीक है। तो मरने के बाद में ये सब जो प्रक्रिया है, आडंबर है, दिखावा है, ये समाज के लिए चिंतनीय है। क्या होना चाहिए था? होना यही चाहिए था कि जब व्यक्ति जिंदा है, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत थी, केयर उसमें होना चाहिए था। मरने के बाद में जो ये सब खंड ख्याल कर रहा है, कौन देखने आ रहा है? आत्मा देखने आ रही है। हमने अब आत्मा में जो लोग विश्वास करते होंगे उनको लगता होगा कि आत्मा देख रही है, आत्मा खुश हो रही है। कुछ बहुत सारे यहाँ पे हर धर्म में अलग अलग मान्यता है। कुछ धर्म में आत्मा की मान्यता है, कुछ धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। कुछ धर्म में ये कहता है कि यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। कुछ लोग बियॉन्ड इसके स्वर्ग मानते हैं, पृथ्वी लोक है, उसके बाद स्वर्ग लोक अलग है, वहाँ सीट रिजर्व करना है, मोक्ष मिलना है, मोक्ष चाहिए। पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र ही स्वर्ग में भेजेगा, मुखाग्नि वही देगा तो स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा नरक मिलेगा। पुत्र ऐसा पुत्र निकलता है कि फिर वो शायद माता पिता अगर सोच ले कि ज़िंदगी में मुझे, कभी कभी उनका दिल भी कहता होगा कि छोड़ो, इससे अच्छा कि मेरी संतान रहे, मुझे बच्चे की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि एक ही दुख होता कि कोई बच्चा नहीं, अगर है तो इस तरीके से व्यवहार उनके साथ हो रहा है तो दुगुना दुख है। तो जितने भी ये सब चीज़ है, आप इसको आपके आसपास इर्द गिर्द की एक कहानी इसमें बुनी जाएगी। आप उसको देकर इस निबंध को विस्तार देते जाइए, लिखते जाएंगे, आपका निबंध एकदम पुष्पित पल्वित होते चला जाएगा। इसकी व्याख्या आप इतने शब्दों में करेंगे, ये निबंध आपका कंप्लीट होगा। बताइए, कोई भारी सब्जेक्ट है ये? मरने के बाद में देखते हैं, एक एग्जाम्पल, ये लाइन आप लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। अर्थी, एक गरीब से गरीब आदमी हो, मृत्यु भोज, इस समय कितना पैसा वेस्ट होता है। हाँ, भोज में वेस्ट होता है पैसा, लोगों को भोज चाहिए, हाँ, है ना, पूरा ताम झाम चाहिए जी समाज में। और अर्थी जब निकलती है व्यक्ति की, चाहे कोई गरीब हो चाहे क्या, कौन मरा ये तो पता नहीं रहता है, लेकिन सड़क पे जब अर्थी जाती है तो हर कोई इसके सामने शीश झुका लेता है। मन में एक बार करता है ना ऐसे, नमस्कार प्रणाम करने की परंपरा है। लोग ये नहीं सोचता कि फिर उस समय कौन है अर्थी पे, कौन नहीं। व्यक्ति माना गरीब ही था, गरीब था, कोई लाचार था, बेबस था, वो मर गया, उसकी अर्थी जा रही है, लोग उसको भी लोग श्रद्धा से प्रणाम करेंगे। अंतिम यात्रा है, प्रणाम नमस्कार जो भी करना है दिल में याद कर लेंगे एक बार। लेकिन वही व्यक्ति जब वो जिंदा था, जीवित था, तो क्या आप ये उम्मीद कर सकता है कोई कि उसके सामने कोई सिर झुका ले? नहीं, उससे अपेक्षा करेगा कि ये मेरे सामने सिर झुकाए, ये मेरे सामने विनती करे, ये मेरे सामने गिड़गिड़ाए, ये नतमस्तक हो। मैं क्यों? और वही मर गया तो अर्थी के सामने देखिए सब कुछ। तो ये सच्चाई की, ये समाज की ये सच्चाई हकीकत है। और ये हकीकत, ये कहावतें यूं ही नहीं बनती हैं। ये कहावतें बनाने वाले लोग अपने समाज के ही अनुभवी लोग,
और ज्ञानी लोग जो शिक्षित और शिक्षित दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, समाज के परंपराओं को देखकर, सब कुछ देखते हुए जब बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुत सारे शब्दों में जो बातें हम अभी विस्तार में कर रहे हैं वो एक लाइन में बोल देते हैं। जियत पे छूछ भात, मरले पर दूध भात। अगर कोई इस तरह का तांडव करता हुआ नजर आएगा तो कहते देख लो साला जिंदा था तो ये छूछ भात खिलाता था और मर गया तो अब क्या लग रहा है कि जैसे कि इससे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई बेपुत्र ही नहीं था, कोई बेटा ही नहीं था। तो मजाक उड़ाते हैं, है ना, हास्य का पात्र बनता है आदमी। मजाक, उसी का लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ये हमारे समाज की सच्चाई को बयां करती है ये लोकोक्ति, और हमें इसे सीखने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे बिहार की लोकोक्ति को हमारे सिलेबस में डाला गया। मेरे समझ से तो यही लग रहा है कि कहीं से भी हम पूछ सकते हैं, बीपीएससी कहीं से भी पूछ सकती है, और आपको इतने चीज़ों का ख्याल अगर आ रहा है, कॉपी में आपकी बातें दिख रही हैं, तो एग्जामिनर ये समझ लेगा कि आपके सोसाइटी में समझ आपकी गहरी है, आप एक अनुशासित, एक सभ्य समाज के अंग है। फिर आपको नंबर वो देंगे। फिर वो नंबर आपको देंगे। एक भीड़ में अकेला, आपने ये लाइन सुनी होगी, या एक गजल है जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की गजल है, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। ये गजल की एक टाइटल है, पंक्ति है, फर्स्ट लाइन है ये, और ये लिखी गई है गजल किसके द्वारा? निदा फाजली के द्वारा। निदा फाजली जो हिंदी और उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, कवि थे, लेखक थे, ठीक है। 1938 में इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, और 2016 में हमसे ये जुदा हो गया। इनकी बहुत ऐसी लाइनें हैं जो हम लोग इन पे गाना सुनते हैं और कविताएं सुनते रहते हैं। तो जगजीत सिंह और लता मंगेशकर के यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो अभी आप पढ़ाई के बाद आप सर्च करके इस गज़ल को सुनिएगा, क्या क्या कितनी खूबसूरत लाइनें इसमें लिखी गई। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। बेशुमार का मतलब होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा है कि बेशुमार है। संख्या इतनी ज़्यादा कि माने अनगिनत, हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाई मतलब अकेला का शिकार आदमी। आदमी सिर्फ आदमी, आप इसको मैन से मत रिलेट कीजिएगा, मैन या इसका प्लूरल मेन, इससे रिलेट नहीं करना। आदमी कहने का सेंस है ये व्यक्ति के बारे में बात कर की जा रही है, वुमेन के बारे में बात की जा रही है। वुमेन, होमोसेपियंस, ठीक है। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाई। तो क्या हर घर में बहुत सारे लोग हैं? अगर न्यूक्लियर फैमिली है, 2-4 बच्चे हैं, 1-2 बच्चे भी हैं या 2-4 लोग हैं, उसमें गार्जियन है, सब लोग अपने अपने जगह पे शिफ्ट होते हैं। आजकल काल्पनिक दुनिया चल पड़ी है सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया पे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे भी आपके भी बहुत सारे दोस्त हैं। उस पर दोस्तों से बातें करना बहुत अच्छा, बहुत मनपसंद का अच्छा लगता है। एक दूसरे का सुख दुख बांटना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे वास्तविक में कोई समस्या आ जाती है तो हमारे इर्द गिर्द मुश्किल से कोई आदमी खड़ा मिलता है कि हमारे समस्या का समाधान वो कर दे, या मेरे कदम से कदम मिला के उस समस्या में पार्टिसिपेट करे।
क्योंकि काल्पनिक दुनिया में लोग जीना सीख लिए। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है देखेंगे, दिन भर आदमी उस पर टाइम बिताएगा, लेकिन बड़ बुजुर्ग घर में बैठे हुए हैं, माता पिता से बात उनकी नहीं होगी। इतने लोग होते हुए भी लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं उस घर में। शहर में चले जाइए, यही बात है। शहर में सब भीड़ है, चारों तरफ भीड़ है, लेकिन आपको पहचानने वाला, मुझे पहचानने वाला कोई नहीं। तो क्या मन स्थिति होगी लोगों की, और उस वृद्ध की जो पूरे जीवन अपने ज़माने में जब वो थे तो उनके इर्द गिर्द पूरा समाज हुआ करता था, हर छोटा बड़ा बच्चा हुआ करता था, सब लोग हुआ करते थे। लेकिन आज वो जब वो वृद्ध हो गए, उनके आसपास कोई भटकता भी नहीं, उनके पास बैठ के 5 मिनट गप भी नहीं कर सकता। तो भीड़ तो है, लेकिन भीड़ में क्या है, व्यक्ति अकेला है। तो इस लाइन को हम चाहे तो वहाँ पे कोट कर सकते हैं। निदा फाजली द्वारा लिखी एक गजल जिसकी पंक्तियाँ ये कहती है, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। और ये आज के सच्चाई, आज के समाज के सच्चाई को बयां करती है। ठीक है, एक उदाहरण यहाँ से लेंगे। इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए जब हम फिर लोकोक्ति में आएंगे तो एक उदाहरण और हैं जो हम कोट कर देंगे। इसी बात को थोड़े से 1-2 पैराग्राफ में और 1-2 पैराग्राफ में लिखना है, फिर उसको कोट करना है। कोट क्या करना है, जो अपने लोकोक्ति में ही है, वो है जियते पिया बाती न पूछे, मुँहते ही पीपल में पानी। जियते, जीने पे जब जिंदा था व्यक्ति तो उससे तो कोई बात भी नहीं करता था, कोई उससे बात भी नहीं पूछता था, उसका हाल खबर भी नहीं, समाचार भी उसका नहीं पूछता था, कोई उसकी खबर भी नहीं लेता था। लेकिन मुँहते माने मरने के बाद में अब लोग क्या कर रहे हैं, पीपल में पानी दे रहे हैं। जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि हम पीपल में पानी दे रहे हैं, उनको भगवान मान के, उनको ईश्वर मान के हम इतना उनसे स्नेह करते थे, करते नहीं है, करते थे में सब चलेगा। तो इस लाइन को भी आप कोट कर सकते हैं। इस लाइन को आप लिख लीजिए, जियते पिया बाती न पूछे, मुँहते मतलब मरने के बाद, ही पीपल में पानी, मरते ही उस माने उसके मरने के जस्ट बाद क्या कि ये लोग पीपल में पानी देना शुरू कर दिए, आडंबर करना शुरू कर दिए, दिखावा करना शुरू कर दिए कि हम उनको भगवान मानते हैं, पीपल में, यहीं में तो हमारे पूर्वज है, इसी में है, इसी में पानी देंगे वो खुश हो जाएंगे, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, निदा फाजली कहते हैं हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना हो हर बार देखना। कई बार देखना। अच्छा, ये मार्कर्स आप लोग लिखावट दिख रही है कि लाइट हो गया ये? सर जो लिखे वो नहीं दिखाई दे रहा। नीचे का? यस सर। ओके, ठीक। इंक डालना पड़ेगा। अब हम ब्लैक से लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। हर आदमी में होते हैं कितने आदमी? ये निदा फाजली का कलाम है, निदा फाजली जी ने लिख, ये जो शेर है उन्हीं का शेर है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हमने लिखा हर आदमी
में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना हो कई बार देखना। अब दिख रहा है ये कोटेशन, ये जो लाइन है, ये पंक्तियां आप लिख लीजिए, कहीं भी काम आएगी। आप कभी भी किसी भी निबंध में, जरूरी नहीं कि इसी निबंध में, इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा ये बढ़िया, इसको ज़बरदस्ती घुसाना करके अगर लिख दिए तो, लेकिन हमने इसको इसलिए लिख दिया कि इससे पहले या इसके बाद कभी भी किसी तरह के आपको निबंध आएंगे, अगर व्यक्ति के बारे में चर्चा होगी कि व्यक्ति के रूप कितने होते हैं, क्या आपको जो दिख रहा है, जो आपने देखा, क्या व्यक्ति वही है या उसके अंदर में छुपी हुई, मतलब बहुत सारे उसके रूप है। कभी आपने कुछ रूप देखा, कभी कुछ देखा, हो सकता है उसकी हकीकत का चेहरा आपको सामने नहीं आए। कहीं भेड़िया के वो क्या बोलते हैं, बगुला के रंग में, नहीं, भेड़िया के खाल में, कुत्ते के खाल में कहीं भेड़िया तो नहीं है ना। तो व्यक्ति की जो पहचान है करने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट बार आप किसी से मिले और आप पूरा परख लिए कि नहीं ये आदमी तो बहुत एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जेन्युइन लग रहा है, बहुत ईमानदार लग रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे सचेत कर रहे हैं जो शायर है नीरा फाजली, वो कह रहे हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। बहुरूपिया आदमी का चरित्र आजकल ऐसा है कि बहुत तरह के हैं। आपको समय पे, वक्त आने पे पता चलेगा कि हकीकत क्या है। अभी तो जो लग रहा होगा समय, क्योंकि जब तक परिस्थिति मुश्किल भरी नहीं होगी, कठिन नहीं होगी, तब तक आप व्यक्ति का असली परिचय, असली चेहरा आप उसका नहीं देख पाएंगे। 10-20 आदमी मतलब कि कई चेहरे हो सकते हैं। आदमी कहने का सेंस है ह्यूमैनिटी, मानवता, होमोसेपियंस। आदमी से मतलब सिर्फ ये नहीं जोड़ना है कि ये सिर्फ मेन के बारे में कहा जा रहा है, वुमेन के बारे में नहीं कहा जा रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। ये एक भावार्थ है, भाव इसका समझना है कि ये व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किसी पर्सन के बारे में, चाहे वो लेडीज हो सकती है या जेंट्स हो सकता है। ठीक है, जिसको भी देखना हो, देखना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, उसको परखना चाहते हैं, एक बार मत, एक बार से काम नहीं चलेगा, कई बार देखना होगा। तो ये कोटेशन मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैं इसको आप लोगों को मैं बता दिया। इसको आप जमा करके रखें एक जगह, कलेक्ट करके रखें। और ऐसा कोटेशन की जरूरत आपको हर जगह पड़ेगी। मैं 1-2 कोटेशन तो रोज 2-3 बता ही देता हूँ। तो आपको इस चीज़ के संग्रह एक कॉपी में अलग से आप इसको लिखा कीजिए। आप उसको ऐसे बैठे हैं कभी और उसको पलटते रहिए, देखते रहिए। एक दिन क्या होगा, आपके दिमाग में कहानी अपने आप ये सब बातें चलती रहेगी। कुछ भी होगा, कोई भी सिचुएशन आपके साथ घटना घटेगी तो दिमाग में वो बातें आ जाएगी, वो लोकोक्ति, वो कहावतें आ जाएंगी कि अच्छा हमने पढ़ा था, हाँ हमने सुना था, नीरा फाजली का ये लाइन है। कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ठीक है, अब बताइए इस निबंध से आज जो हम लोग पढ़े हैं, मरले पे जियत पर छूछ भात, मरले पर दूध भात, इसको लेकर किसी तरह का डाउट, किसी तरह का क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं सर, यस सर। जी सर, ठीक है। ये समाज के हकीकत, हमने जितनी बातें बताई, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है और अपने इर्द गिर्द जितना एग्जाम्पल मिले आप एक काल्पनिक स्टोरी भी बना सकते हैं कि मेरे गांव की बात है, आज से 5 साल पहले की बात है, मेरे आसपास की ही बात है, मेरे मोहल्ले की बात है कि इस तरीके से एक व्यक्ति था, उनके पिताजी पहले सरकारी नौकरी में थे, बहुत अच्छी सैलरी थी, उनको बहुत पैसा मिलता था। उन्होंने अपने परिवार का
पालन पोषण किया, बहुत अच्छे से सबको पढ़ाए लिखाए, सबको काबिल बनाए, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि अंत में उनके साथ में उनके बच्चों ने वो व्यवहार नहीं किया, और जिसे उनके साथ जो अंत में हुआ वो देखकर हमें बहुत दुख होता है, हमें ऐसे समाज पे शर्म आती है। एक काल्पनिक घटनाक्रम की चर्चा कर सकते हैं, नाम नहीं लेना है, बस हमारे आस पड़ोस की बात है, हमारे गांव की बात है। एक व्यक्ति जिंदा था, उसके साथ में उस तरह से बिहेव नहीं किया गया। जब वो व्यक्ति रिटायर हो जाते हैं, उनको देखने वाला, उनको सोचने वाला, सरकारी नौकरी में तो फिर भी चल जाता है कि उनके रिटायरमेंट के पेंशन के पैसे आते रहते हैं, है ना। तो इसलिए लेकिन जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हैं जो ओल्ड है, जवानी में बहुत मेहनत करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, उनको सरकारी नौकरी नहीं थी, पेंशन, या वो भी नौकरी नहीं थी जिसमें उनको पेंशन का प्रोविजन हो, ठीक है, वो भी नहीं था। तो क्या होगा, उनका जिनके पास, जिनको पेंशन आ रही है, जिनको पेंशन नहीं आ रही, दोनों का ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, अलग होगा। अपना बेटा है तो थोड़ा ठीक है, लेकिन खासकर कभी कभी बहू लोग जो होती हैं, बहू जो होती हैं वो खासकर उनके पिताजी नहीं है तो सोचते हैं कि मेरी नहीं है, छोड़ो ना, क्या होता है, और समस्या का कारण बन जाते हैं। वो जीने से पहले वो खूब कमाते थे तो उनकी देख रेख अच्छे से हो रही थी, लेकिन मरने के बाद में जब वो रिटायर होते हैं, जब वो काम करना छोड़ देते हैं, उसके बाद में उनके साथ व्यवहार कुछ और होने लगता है, उनकी कहानी दूसरे दुनिया में चलने लगती है। फिर उनके बच्चे सोचते हैं कि कितनी जल्दी, कितने के मन में तो ये भी ख्याल आता है कि कितना जल्दी निपट जाए, ये चले जाएं ताकि मुझे मुक्ति मिले, और उनके मरने के बाद में उतना ही तामझाम होगा। एक ऐसे व्यक्ति की काल्पनिक स्टोरी आप उठाएंगे और कहानी कह देंगे, लगेगा कि हाँ सच में आपने तो, कौन जी देखने आया कि आपके गांव में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। एक कहानी उठाएंगे, पैराग्राफ में डालेंगे और बना देंगे इस तरह की स्टोरी, आपके जो ये लोग होती है वो पुष्ट हो जाएगी। तो इस एंगल से भी किसी निबंध को लिखने का प्रयास हमें करना चाहिए, क्योंकि हम हर बार कुछ इसमें नए नए डायमेंशन के साथ में बात इसलिए करेंगे कि एक बार में जो बताने पे क्या होता है कि वो बातें दिमाग में नहीं स्टोर रहती है। हम जब भी बताएंगे, जब भी कुछ इसमें लगेगा कि नया डायमेंशन कैसे इसमें बनता है, इसको लिखने का तरीका और क्या हो सकता है। अगर एग्जाम्पल एक कहानी हमें बनानी हो, स्टोरी बनानी हो, तो क्या करेंगे, एक काल्पनिक कहानी स्टोरी बनाएंगे। और अगर आप काल्पनिक स्टोरी एक लिख ले रहे हैं, इसका मतलब है आपकी लिखने की जो क्षमता है वो विकसित हो चुकी है। शब्दों को कैसे एक माला में पिरो के एक वाक्य बना देना, जैसे कि मोती को अगर धागा में पिरो देंगे तो एक माला बन जाती है, उसी तरीके से शब्दों को कैसे वाक्यों में हमें संजोना है, पिरोना है, गूंथना है कि एक वाक्य बने और वाक्य से एक पैराग्राफ बने, पैराग्राफ से एक कहानी बने। तो शब्दों की कलाबाजी, लिखने की कला, आर्ट, वो विकसित कीजिए, एक स्टोरी बनाइए और स्टोरी इस पे बनाइए और लिख के आप लोग रखेंगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात कि सो रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। ठीक है, एक स्टोरी बनानी है आप लोगों को और कल लिख के रखिएगा, मुझे पढ़ के आप लोग सुनाएंगे कि मैं इस तरह की कहानी पे एक स्टोरी बनाई हूँ। और देखिए सर क्या ये बढ़िया है, ऐसा बनाइए कि पढ़ने के बाद लोगों को आंसू आ जाए, टच हो जाए। टच क्या टच हो जाए, आप किसी के हार्ट को टच कर दीजिए, फिर मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। एक स्टोरी, कल आपको एक स्टोरी बनाना है इस पे, एक काल्पनिक कहानी। अब हम सुनेंगे, आप लोगों से सुनने की अपेक्षा रखते हैं कि, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर लिखना सीख गए होंगे और ये कहानी एक लिखकर, छोटी सी स्टोरी लिखकर मुझे सुनाएंगे। पक्का? प्रॉमिस? यस सर, हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? यस सर, जी सर, हो जाएगा। ठीक है, कल हम
आप लोगों से स्टोरी हम सुनेंगे। देखिए हिंट हम दे ही दिए हैं। एक व्यक्ति किसी गांव में मेरे पड़ोस में, ये सब हिंट दे रहे हैं आपको, ठीक है। व्यक्ति जब जवान था, मेहनत करता था, खूब पैसा कमाया, सबकी परवरिश की। जब वो वृद्ध हो गया, है ना, वृद्ध हो गया, उसका शरीर काम करना बंद कर दिया, तो एक दिन सरकारी नौकरी में भी 60-65 के बाद रिटायरमेंट है। तो भाई इनकी भी तो उम्र है, 60 के बाद ये भी तो काम नहीं करेंगे। ये गरीब है बेचारे, इनकी भोजन पानी का इनका ख्याल उतना अच्छे से नहीं हो रहा है, तो 60 से 65, 60 से पहले ही काम करना, ये इनको बीमारी होने लगेगी, क्योंकि उस तरीके से इनको पौष्टिक आहार नहीं मिला है। इनके जो शरीर में जो चाहिए थे, जो तत्व सब चाहिए थे, न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, नहीं मिला, तो जल्दी बूढ़ा हो जाएंगे, जल्दी बूढ़ा दिखेंगे भी। और जो जिनका मेंटेनेंस है, जो इनका खाने पाने पीने का टाइम टेबल बना हुआ है, इनके सोर्सेस है, इनकम की सोर्सेस अच्छी है, तो क्या होगा, उनका सब चीज़ टाइम पे होगा, उनको उस तरह के पोषक मिलेंगे। तो 60-65 के होते हुए भी वो दिखेंगे 50 के, लेकिन ये 30-40 के होते हुए भी दिखते हैं 60 के। आप गोदान एक उपन्यास है जो हम एक बार और हम चर्चा किए थे, इस उपन्यास को आप लोग जरूर पढ़ें। ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है, इनके राइटर हैं प्रेमचंद। आप ये जब उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको इसमें हिस्ट्री, सोशियोलॉजी सब दिखाई देगा, सब दिखाई देगा आपको। ये जो उपन्यास आप पढ़ेंगे तो किस तरह से शब्दों की एक श्रृंखला है, वाक्यों का एक सिलसिला, किस तरीके से उसको बैठाया गया है, पढ़ेंगे तो आपको अंत में, उपन्यास के अंत में, मोटी सी किताब है, आपको पढ़ने में लग जाएगा 1 सप्ताह तो लग ही जाएंगे। अगर खूब पढ़ते हैं तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो पढ़ने के बाद में आपको अंत में आपका मन उदास हो जाएगा। इसका जो अंत है, अंत थोड़ा दुखदाई है, और हिंदी कल्चर में कहानी के अंत में दुखी होना लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए ज़्यादातर फिल्में जो बनती है उसके कहानी में खुशी खुशी माहौल रहता है। नायक नायिका एक दूसरे से मिले, उनकी कहानी लोगों को असर कर गई, माँ बाप तैयार हो गए, शादी हो गई, बैंड बाजा के साथ में कहानी खत्म होती है। लेकिन फॉरेन कल्चर में जो स्टोरियाँ बनती थी, जो कहानी बनते थे, जो नाटक थे, आज भी असलियत पे एंड करते हैं उसको। आप सोचेंगे कि वो ऐसा हुआ, ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा हो, लेकिन वो उसी जगह पे एंड करेंगे जहाँ पे आपको दुख। तो ये एग्जाम्पल लेते हुए कहानी आपको एक काल्पनिक स्टोरी कल लिखकर मुझे दिखाना है। इसमें कोई डाउट है, कोई और शब्द कोई आपको ढूंढने में परेशानी हो रही हो, कुछ हो रहा हो मन में, तो पूछिए, अदरवाइज आज का सेशन हम लोग फिर यहीं समाप्त करते हैं। जी पूछिए। सर इस पे सिर्फ ये व्यक्ति के बारे में ही है ना कि उसकी कदर, जैसे जिंदा है तो उसकी कदर नहीं करते, मरने के बाद तो इसका यही होता है ना? या फिर ये सिर्फ भोज के बारे में ही है? किस चीज के बारे में? मतलब जैसे भोज की, खाने पीने की, कि इंसान जिंदा रहता तो उन्हें अच्छी चीजें नहीं देता, मरने के बाद ही देता है अच्छी अच्छी चीजें, मतलब उनके लिए भोज कराया जाता है। हम इस पे तो मतलब पॉलिटिक्स पे भी लिख सकते हैं ना कुछ, लिख सकते या हैं। फिर ऐसे जैसे या फिर ऐसे कोई महान व्यक्ति जो मरने के बाद बहुत ही प्रतिष्ठित, मतलब बहुत ही फेमस हुए हो, उनके जिंदा रहते हुए उन्हें कोई जाना पहचाना नहीं। हाँ लिख सकते हैं ऐसा उदाहरण। सिर्फ ये खाने की बात नहीं हो रही है, हमने कहा था ये तो उसका शब्दार्थ है। ये छूछ भाती तो एक सेंस दिखा रहा है कि उसके साथ में सुलूक क्या 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 किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने पीने की यहाँ बात हो रही है, वो तो मैंने शब्दार्थ बताया था कि इसका शब्द क्या है, और एक शुरुआती मीनिंग, उसका अर्थ बताने के लिए हमने वो प्रयोग किया था। तो शब्दार्थ अगर लिखना हो तो आप इन सब बातों का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक सेंस है, ये भावार्थ है, इसमें इसकी भावना जो छुपी हुई है उस पर कहानी कहनी है, उस चीज को प्रूफ करना है। तो ये कई डायमेंशन इसके हो सकते हैं। अगर राजनीतिक क्षेत्र में कोई महान व्यक्ति हो जो जिंदा रहा और बहुत अच्छे काम किए, लेकिन जिंदा में उनको उस तरीके से जो वो रिजर्व करते थे वो रिस्पेक्ट नहीं, आदर नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद में आज वो। लेकिन बहुत सारे ऐसे आप साइंटिस्ट के देखेंगे, तो मैं इस पर थोड़ा कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा।
बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिस तरह से, जैसे कि आज गैलीलियो के बारे में भी हम सोचते हैं। गैलीलियो हो गया, कोपरनिकस हो गया, ठीक है। ये सब जो बातें ये लोग बता रहे थे उस समय, उसमें पृथ्वी और सूर्य के बारे में जो बता रहे थे कि कौन किसकी चक्कर लगाता है, तो इस पे इनको फतवा जारी कर दिया गया था। जो चर्च होते थे, चर्च की तरफ से इन लोग काफी सजाएं दी गई, किसी किसी को तो फांसी पर लटका दिया गया। तुम ये कैसे बोल सकते हो? क्योंकि उस समय अर्थ सेंट्रिक माना जाता था, कहा जाता था कि नहीं, पृथ्वी अर्थ जो है ये केंद्र में है और इसके चारों तरफ जो है वो सन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये बातें जब चर्च के लोग कहते थे, ऐसी मान्यता पे चल रहे थे, धार्मिक विश्वास उनके विश्वास है, उनके आहत हो रहे थे। और इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से जो दूरबीन बनाए, जो सिद्धांत इन्होंने मैथ या जिसका भी इस्तेमाल किया हो, उस हिसाब से इन्होंने कहा कि नहीं, अगर चक्कर करने की बात है तो ये उल्टा है। यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। और इस तरह से काम हो रहा है। ऐसे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सब मूवेबल है, कोई भी स्थिर नहीं है। सन भी, सूर्य भी घूम रहा है, सूर्य भी एक घूम भी रहा है और साथ साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। वो एक जगह से दूसरी जगह वो गमन भी कर रहा है, उसमें मोशन भी है। लेकिन साथ साथ जो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वो पृथ्वी इसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके जीवित रहते हुए इन्होंने कहा तो उनको तो सजा दे दी गई, उनको फांसी पर लटका दिया गया। कोपरनिकस, इन सब के बारे में आप उदाहरण दे सकते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, किसी भी रिसर्च के बारे में अगर इस तरह की बात जहां भी मिले, अब देखिए जिंदा थे तो उसके साथ में क्या सुलूक किया गया, मरने के बाद में आज वो हीरो हो गए, आज उनकी पूजा हो रही है, वो खोज निकाले। तो ये सिर्फ दूध भात की बात नहीं है, ये तो एक भाव है। छूछ भात और दूध भात एक भाव है, ठीक है। ये सर, मैं थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन की, इसलिए मुझे पहले तो बताए, वो मुझे समझ नहीं आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे के बारे में इंट्रोडक्शन आपने वो सब नहीं सुना था, इसका मतलब? यस सर। ठीक है, तो आज मेरी बात समझ में आ गई ना, स्पष्ट हो गया ना कि कहाँ पे कैसे हम किस डायमेंशन में भी जा सकते हैं, कहीं से भी इस डायमेंशन को पकड़ सकते हैं, कहीं से भी उदाहरण हम ले सकते हैं और मेरे ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छा खासा शब्द, जितना वर्ड में लिखना चाहे लिख सकते हैं। इस पर तो एक उपन्यास लिखा जा सकता है, लेकिन लिखना मुझे है एग्जाम के हिसाब से 700 से 800 वर्ड की लिमिट है, 700 to 800। हमें इसी के बीच में लिखकर अपना काम कर लेना है, नंबर ले लेना है। तो दायरा इसका बहुत व्यापक है, भात और दाल तक, ये रोटी तक, ये दायरा समेत, ये जो दिख रहा है वो ऐसा है नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसके भाव को पकड़िए, क्या कह रहा है उस सेंस को पकड़िए, और समाज की सच्चाई, अपने सोसाइटी में क्या देख रहे हैं। ऐसा तो हर जगह होता है, हम लोग तो अपने गांव में भी देखते हैं, इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं। मरने के बाद में क्या तांडव चलता है, हम लोग को हंसी आती रहती है, क्या हो रहा है। तो खैर बहुत सारे लोग हैं इस धरती पे, अजूबे अजूबे। तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाए। थैंक यू सर।